प्रश्न, राष्ट्रवाद क्या है? इसके अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोण में औपनिवेशिक या कैम्ब्रिज दृष्टिकोण का उल्लेख करें। उत्तर, प्राचीन समय से ही भारत में अनेक नस्लें, अनेक जातियां निवास करती हैं। मुख्य रूप से आर्य व द्रविड़ दो प्रकार की जनता यहाँ रहती रही है। यदि भाषा की दृष्टि से देखा जाए तो अनेक भाषा भाषी लोग यहाँ निवास करते हैं। ऐसे में यह एक चर्चा का विषय है कि भारत में राष्ट्रीय एकता थी या नहीं, या भारत को एक राष्ट्र कहना कहाँ तक उचित है। भारत में राष्ट्रवाद के अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोण हैं। इनमें से कुछ है औपनिवेशिक, राष्ट्रवादी, मार्क्सवादी तथा निम्नवर्गीय विचारधारा। औपनिवेशिक या कैम्ब्रिज दृष्टिकोण। 1757 में प्लासी के युद्ध से भारत में औपनिवेशिक शासन की नींव पड़ी। भारत में ब्रिटिश शासकों ने अपने शासन को दृढ़ करने के लिए इतिहास लेखन की परंपरा का विकास किया। शुरुआती इतिहास को लिखने वाली ईसाई मिशनरी थी, जिन्होंने भारत और भारतीयों के पिछड़ेपन तथा पुरातन आचार व्यवहार को अपनी रचनाओं में दिखाने की कोशिश की। उनके अनुसार भारतीय सभ्यता न केवल प्राचीन है, बल्कि आलसी है और उन्नति करना ही नहीं चाहती। इन मिशनरियों को भारत में किसी भी प्रकार से विकास नहीं दिखा और इसका ठीकरा उन्होंने हिंदू धर्म पर फोड़ दिया। भारत का एक विशाल क्षेत्र, जनजातीय फैलाव व उत्कृष्ट संस्कृति, किसी भी तत्व पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। 1960 के दशक में जॉन गैलाधर, गॉर्डन जॉनसन व अनिल सील ने कैम्ब्रिज स्कूल की आधारशिला रखी। सन 1973 में एक थीसिस लिखी गई जो निबंधों का संग्रह था, जिसका नाम था लोकैलिटी, प्रोविंस एंड नेशन, एसेंस ऑन इंडियन पॉलिटिक्स 1870-1940। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर लिखी गई इस थीसिस ने दुनिया के सामने भारत की एक नई छवि पेश की, जिसके अनुसार राष्ट्रीय आंदोलन राष्ट्रीय ना होकर केवल एक स्थानीय अवधारणा के रूप में दुनिया के सामने पेश किया गया। जो भी संघर्ष भारत में चल रहा था वह केवल समूह आधार पर था। भारतीय राष्ट्रवाद स्थानीय हितों व राष्ट्रीय हितों के बीच टकराव है। इस अंतर्विरोध और प्रतिद्वंद्वी के बीच अगर राष्ट्रवाद है भी, तो यह ब्रिटिश शासन से अपने लिए सम्मान, शक्ति तथा संपत्ति प्राप्त करना चाहता है। भारतीय राष्ट्रवादी एक छोटा सा कुलीन वर्ग का समूह है, जो स्वयं ब्रिटिश सरकार से प्रतिस्पर्धा व सहयोग दोनों करते हैं, ताकि वे अपनी शक्ति को बनाए रखें तथा जो भी अधिकार ब्रिटिश सरकार से उन्हें मिल रहे थे वे भी कायम रह सके। इस प्रकार स्पष्ट रूप से कैम्ब्रिज इतिहासकार यह मानते हैं कि ब्रिटिश भारतीय राष्ट्रवादियों में संरक्षक संरक्षित के संबंध थे। भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन कोई आदर्शों से भरपूर नहीं था। यह आंदोलन राष्ट्रवादियों के स्वयं के हितों से जुड़ा था, जो केवल संपत्ति व सत्ता के लालच के लिए था। अनिल सील ने ब्रिटिश शासकों द्वारा जो शिक्षा के अवसर प्रदान किए गए उसकी भी प्रशंसा की। उन्होंने यह बताया कि कानून, चिकित्सा व पत्रकारिता के संबंध में इन संस्थाओं ने नए अवसर खोले हैं। इस प्रकार भारत में जो राष्ट्रवाद पनप रहा है वह संस्थागत है और अंग्रेजी पढ़ने वाले कुलीन वर्ग के द्वारा अपने हितों की पूर्ति के लिए लाया गया है। निसंदेह कैम्ब्रिज इतिहास भारत के राष्ट्रवाद को नकारात्मक दृष्टि से देखता है। उनके विचार एक तरफा है। साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पूरी तरह से अनदेखी की है। राष्ट्रवाद के मूल में जो अंतर्विरोध चल रहे थे उन पर एक तरफा विचार रखने की कोशिश की है। न केवल कैम्ब्रिज इतिहासकारों ने बल्कि जेम्स मिल व मैकॉले ने भी भारतीय राष्ट्रवाद को उपयोगितावादी दृष्टिकोण से देखा। उन्होंने भारत के गौरवमयी इतिहास को न केवल अनदेखा किया बल्कि नकारा भी। मिल का यह मानना था कि ब्रिटिश के आने से पहले हिंदू व मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग न केवल पिछड़े थे बल्कि प्राच्य तानाशाह थे। भारत में न तो पुनर्जागरण आया और न ही वे अंधकार से बाहर निकल पाए हैं। इस प्रकार अंधकार लाने का काम ब्रिटिश लोगों को ही करना था और इसके लिए अंग्रेज तैयार है, जिसके लिए उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए, क्योंकि वे श्वेत आदमी के बोझ, व्हाइट मैन्स बर्डन के सिद्धांत का पालन कर रहे हैं। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.